हिमाचल के सिंघम कह सकते हैं। 321 ड्रग ट्रैफिकर्स को हमने अरेस्ट किया है। अदर्स जो डिस्ट्रिक्ट्स है उनसे किस तरह से डिफरेंट है, क्या डिफरेंट आप करते हैं? अपराधियों में इसका एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत की गई कार्रवाई का जो सोलन पुलिस द्वारा की गई है उसका काफी डर रहा है। रात के समय जो है वो गश्त पे निकल जाते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? और कुछ लोगों का कहना है कि अकेले ही निकल जाते हैं। कई बार रिक्रिएशनल तौर पर या कई बार क्यूरियोसिटी के तौर पर इसको देखना चाहते हैं और फिर वो उसके चंगुल में फंस जाते हैं। कुत्ते जो थे वाइट वहाँ पर रखे हुए, उनको मीट परोसा गया था पुलिस के द्वारा। 5 साल के कंपैरिजन में जो एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया था, 1.5 साल में ही 100 से ज्यादा जो है आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हर तीसरे दिन जो है वो केसेस पकड़े जा रहे थे एनडीपीएस के। पहली बार जो है साल 2024 में हमने फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन की भी शुरुआत की। जिस तरह से पहले कुछ लोग बैठकर आनंद लिया करते थे शामों का, अब वो नहीं ले पाते हैं। 3.5 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी को अभी तक हमने जब्त कर लिया है। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो गलती से इन चीजों में पड़ जाते हैं सर, नशे के आदी भी रह चुके थे। उन सब युवा वर्गों को सम्मिलित करके उनसे ही युवाओं को नशे के खिलाफ संदेश भी दिलवाया। शायद सबसे ज्यादा लाइन हाजिर जो होते होंगे पुलिस ऑफिशियल्स, वो आपके टेन्योर में हुए हैं। नमस्कार, लाइव टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में जब बात की जाती है तो इसे देवभूमि कहा जाता है, लेकिन अब धीरे धीरे आए दिन हिमाचल प्रदेश में भी क्राइम रेट की बात करें या फिर नशे की बात करें, वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन हमारे हिमाचल प्रदेश में भी एक ऐसे ऑफिसर है जिन्हें हम हिमाचल के सिंघम कह सकते हैं, और ये कोई और नहीं, सोलन के एसपी आईपीएस ऑफिसर गौरव सर है। सर, लाइफ टाइम स्ट्रीम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। जब से आप सोलन में आए हैं तब से सोलन की तस्वीर थोड़ी बदल गई है, और यदि नशे के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, क्राइम के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो बहुत बदलाव आए हैं, उन पर हम थोड़ी बातचीत करेंगे। लेकिन बातचीत की शुरुआत में एक इंटरेस्टिंग उससे करना चाहूँगा जो मुझे एकदम से फ्लिक करता है जब भी आपका नाम आता है। एक बिलासपुर और सोलन के बॉर्डर पर एक चिट्टा तस्कर को शायद आपने पकड़ा था, थोड़ी सी वो स्टोरी हम जानना चाहेंगे। वो कुत्ते छोड़ देता था और फिर आपने वो क्या जाल बिछाया था, कैसे उनको पकड़ा था, सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। इसमें थाना दालाघाट के क्षेत्र में जी हमने 2 पेडलर्स को पकड़ा था जी, जिससे कुछ चिट्टा बरामद किया गया था और इनसे इंटेरोगेशन की गई। जो हमारे एनडीपीएस की स्ट्रेटजी है इन केसेस को डील करने के लिए, तो इसमें जब बैकवर्ड लिंकेज की इन्वेस्टिगेशन की गई तब हमें पता चला कि इसमें इस नेटवर्क में सबसे बड़ा जो सप्लायर है और ड्रग ट्रैफिकर है वो बिलासपुर क्षेत्र का पिंटू नाम का आरोपी है जी। उसकी जांच की गई, उसके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स के बारे में पता किया गया, जो ये पता चला कि उसके खिलाफ 40 से ज़्यादा जो क्रिमिनल केसेस पहले भी दर्ज किए जा चुके हैं और कई सारे मामलों में जमानत पर है जी। उसके बाद एसआईयू की टीम और थाना की टीम ने जॉइंट रेड भी की, जो वहाँ जाकर पता चला कि टेरेन काफ़ी टफ है, पहाड़ी एरिया में टॉप जगह पर जो है घर बनाया हुआ था और वाइल्ड डॉग्स जो है वो पाल रखे थे जी। और रात के टाइम में जाना उस क्षेत्र में बड़ा रिस्की रहता था जी। तो लाइट के दिखने से या वैसे ऑपरेशन है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता था जी। सो इसलिए 2-3 बार हमने प्रयास किए बट उन प्रयासों में सफलता नहीं मिली। उसके बाद फिर हमने लोकल जो स्थानीय टीम है बिलासपुर पुलिस के माध्यम से उनसे भी संपर्क साधा और उसके बाद एक जॉइंट टीम बनाई जिनको हमने 2 अलग अलग दिशाओं से ऑपरेशन जो है एग्जीक्यूट करने के लिए मैन किया। और इसमें ये आरोपी जो है बिलासपुर पुलिस को भी अपने केसेस में वांछित था, शिमला पुलिस को भी था और एएनटीएफ जो स्टेट की है उनको भी वांछित था। और अभी ये हमारे सोलन क्षेत्र में इस आरोपी से जुड़ा एक पहला मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें ये वांछित है। उसके बाद उन दोनों टीम्स ने बहुत सुनियोजित तरीके से एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन किया। आरोपी को इसकी भनक तक नहीं लग पाई थी और उसको फिर उसी क्षेत्र से पहाड़ी एरिया से वहाँ से गिरफ्तार भी कर लिया गया था। जो आरोपी बाद में अपने घर के पास बनी गौशाला में जाके छुप गया था और फिर उसको वहाँ से गिरफ्तार किया गया था। क्या ये बात सत्य है सर? एक बात निकल करके आई थी कि कुत्ते जो थे वाइल्ड वहाँ पर रखे हुए, उनको मीट परोसा गया था पुलिस के द्वारा, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी थी? हाँ, उनका ध्यान डाइवर्ट किया गया था क्योंकि उस जगह पर मतलब बहुत ज़्यादा लोग पुलिस की टीम के हमारे नहीं थे, तो अगर इस तरह से वहाँ पे डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन होता तो वो ठीक नहीं था जी। हाँ, तो ये मेरे जहन में एकदम से बात आती है कि किस तरह से जो है वो आप लोगों ने वो जाल बिछाया था। अब सर सोलन के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, थोड़ा सा सोलन को लेकर के बातचीत करते हैं। जब से आप सोलन में आए हैं थोड़ा सा मैं आपसे यहाँ पर समझने की कोशिश करूँगा, चाहे चिट्टे के केसेस है या फिर अदर
यहाँ पर जो नशा तस्करी होती है उसके केसेस है, उसमें एक हम कह सकते हैं कि सर्टन यहाँ पर कमी आई है, उसको आप किस तरह से देखते हैं तब जब आप आए थे और अब इस समय पर आप क्या डिफरेंस देखते हैं उसमें? देखिए, सोलन जो एक क्षेत्र है और जिला का जो आबादी है उसमें युवाओं की आबादी बहुत ज़्यादा है। हमारे पास बड़े बड़े 6 से जो मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं, कई सारे कॉलेजेस हैं, तो स्टूडेंट्स की जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जिनका चूँकि ज़्यादातर युवा वर्ग का रुझान जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ के ऊपर होता है कि वो ये देखना चाहते हैं, कई बार रिक्रिएशनल तौर पर या कई बार क्यूरियोसिटी के तौर पर इसको देखना चाहते हैं और फिर वो उसके चंगुल में फंस जाते हैं। हमने पहले देखा कि जिला में जो केसेस दर्ज किए जा रहे थे वो जनरली चांस रिकवरी या जो पेडलर्स हैं और उनको पकड़ कर जो है केस दर्ज किए जा रहे थे, छोटे छोटे केसेस दर्ज किए जा रहे थे। सो एनडीपीएस के इस मीनेस को, खास करके सिंथेटिक ड्रग्स की मीनेस को डील करने के लिए हमने एक 3 pronged स्ट्रेटजी बनाई, जिसमें हमने सप्लाई साइड और डिमांड साइड को टारगेट किया। इसमें सप्लाई साइड में हमारा फोकस था कि जितने भी नेटवर्क्स हैं, क्योंकि चिट्टा जो है वो यहाँ लोकली नहीं बनता है, इसकी सारी स्मगलिंग जो है वो बाहर से होती है, बाहरी राज्यों से होती है। बड़े बड़े जितने भी स्मगलर हैं वो सब बाहरी राज्यों से हैं। तो इसमें जितने भी ये इंटरस्टेट नेटवर्क्स हैं, इनको बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस की इन्वेस्टिगेशन करके इनको डिसमेंटल करना। दूसरा, इनकी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करना और इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हैं, उनको अटैच करना। और तीसरा, सीजर्स की क्वालिटी इंप्रूव करना, ज़्यादा से ज़्यादा बड़े सीजर करना, जिसमें बड़े बड़े पेडलर्स जो हैं वो जो है पकड़े जाएं। और इसी के चलते हमने अभी तक जुलाई 2023 से लेकर अभी तक जो 139 हमने एफआईआर जो है दर्ज की हैं एनडीपीएस की, जिनमें 321 ड्रग ट्रैफिकर्स को हमने अरेस्ट किया है। इसमें 115 जो बड़े ड्रग ट्रैफिकर्स हैं वो बाहरी राज्यों से हैं। सो ये इसमें एक स्ट्रेटजी इसमें इंक्लूड हुई है, जिसमें और इसके साथ साथ इसमें नेटवर्क्स की डिसमेंटलिंग की स्ट्रेटजी भी है। इस अभियान में जितने भी केसेस हमने किए हैं वो ज़्यादातर जो है वो इंटरमीडिएट क्वांटिटी और कमर्शियल क्वांटिटी के हैं, सो दैट कि उनमें बैकवर्ड लिंकेज की इन्वेस्टिगेशन की जा सके और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी की जा सके। बैकवर्ड लिंकेज की इन्वेस्टिगेशन जितने भी ये मामले थे इन सभी में की गई और 107 से ज़्यादा आरोपी जो है वो बाहरी राज्यों से पकड़े गए, जो करीबन 45 से ज़्यादा बड़े नेटवर्क्स जो सोलन जिला में और हिमाचल प्रदेश के अन्य जिलों में भी यहाँ से जब जा रहे थे वहाँ चला रहे थे। सो इनमें 100 से ज़्यादा ये सब बड़े सप्लायर हैं जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, ये सब आदि राज्यों से जिनको वहाँ से गिरफ्तार किया गया है। और इसमें 8 अफ्रीकी मूल के नाइजीरियन नागरिक भी शामिल हैं जिनको दिल्ली जाकर जो है वो ड्रग ट्रैफिकिंग में गिरफ्तार किया गया वहाँ से। और इसके अलावा इनके 45 से ज़्यादा अभी हमारे नेटवर्क जो है इसमें अंतर्राज्यीय नेटवर्क है जिनमें हमने इनको गिरफ्तार किया है। जबकि यही 2018 से 2023 यानी 5 साल पहले का अगर डेटा देखा जाए तो उसमें बैकवर्ड लिंकेज की इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ एक ही व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। सो अभी 1.5 साल के अंदर 5 साल के कंपैरिजन में जो एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया था, 1.5 साल में ही 100 से ज़्यादा जो है आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उससे जो बड़े बड़े 45 नेटवर्क्स हैं वो डिसमेंटल हुए हैं। इसी वजह से जो ड्रग ट्रैफिकिंग है, खास करके सिंथेटिक ड्रग ट्रैफिकिंग है, उसमें जो है सोलन क्षेत्र में, सोलन जिला में ड्रग ट्रैफिकिंग में भारी कमी आई है। गौरव सर, एक चीज़ हमने भी महसूस करी है कि जब इनिशियली आप आए थे तो उस समय पर बहुत ज़्यादा जो है वो एक तरह से फ्रिक्वेंसी रही कि हर तीसरे दिन जो है वो केसेस पकड़े जा रहे थे एनडीपीएस के। अब ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कम हुई है, तो आप इसे किस तरह से देखते हैं कि क्या अब ये जो ड्रग्स पैडलर है ये कम हुए हैं, या किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, पुलिस अब बड़े पर ज़्यादा हाथ जा रहा है। पुलिस जब एग्रेसिव एक्शन करती है, लीगल एक्शन लेती है आरोपियों के खिलाफ, तो आरोपियों में उसका एक मैसेज चला जाता है। फिर जो ओपन एक्टिविटीज कर रहे होते हैं वो उसको क्लैंडस्टीन कर देते हैं, क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अरेस्ट होते हैं, उसके बाद नेटवर्क ब्रेक होते हैं। और इसमें हमें मतलब माननीय न्यायालय का भी काफ़ी सहयोग मिल रहा है कि इसमें जमानतें आसानी से नहीं हो रही हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो जेल में वक्त जो है काट रहे हैं। और जो ट्रैफिकिंग नेटवर्किंग के मेन जो है किंग पिन्स थे
माफिया थे, ड्रग पेडलर भी थे, वो सभी उसमें आ रहे थे। इसलिए शुरुआत में एग्रेसिव एक्शन के दौरान ज़्यादा मुकदमे दर्ज होते हैं, ज़्यादा लोग पकड़े जाते हैं, और जब उनके नेटवर्क्स धीमे धीमे डिसमेंटल होना शुरू हो जाते हैं तब उन मुकदमों में भी कमी आती है, बिकॉज अब वो बाकी के जितने भी लोग हैं वो उसको करने से डरते हैं जी। अभी हमारे क्षेत्र में जो है टीपरा बाउंड्री से अंदर आके ड्रग ट्रैफिकिंग करने के लिए लोग कभी, जो बाहर के जो पहले पेडलर्स थे वो कभी राजी नहीं होते जी। और उसी वजह से 2023 में हमने 101 FIR रजिस्टर की, जबकि साल 2024 में हमने सिर्फ 80 FIRs रजिस्टर की, और जबकि जो सब्सिक्वेंट जो इनका लीगल एक्शन है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ गया। जैसे बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस की इन्वेस्टिगेशन में मैंने बताया कि 100 से ज़्यादा अरेस्ट हुए, वो 100 गुना से ज़्यादा बढ़ गया। फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन जो सोलन जिला में पहले कभी हुई नहीं थी, तो पहली बार जो है साल 2024 में हमने फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन की भी शुरुआत की जी, बिल्कुल। और हमने इसमें हमने 3 केसेस में फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करने में सफलता प्राप्त की, जिसमें हमने प्रॉपर्टी अटैचमेंट भी किया, और इसमें 7 से ज़्यादा आरोपियों की हमने संपत्ति जब्त की, और ये लगभग सारी संपत्ति जो है वो पंजाब और हरियाणा राज्यों में है। और जैसे इनका होटल है, आलीशान होटल है, प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं, लग्जरियस व्हीकल्स हैं इनके पास, जैसे मर्सिडीज़ वगैरह भी जब्त हुई है, कैश डिपॉजिट्स हैं और FDs वगैरह हैं। तो 3.5 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी को अभी तक हमने जब्त कर लिया है, जिसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दिल्ली ने भी कंफर्म कर दिया है। जी बिल्कुल सही। मैं आपको ये जानकारी यहाँ पर देना चाहूँगा, जहाँ तक मेरी जानकारी और जहाँ तक मुझे लगता है हिमाचल प्रदेश में शायद आज से पहले कभी भी जो है वो इस तरह से प्रॉपर्टीज़ को अटैच करना, या इस तरह से जिस तरह से सर ने बताया कि मर्सिडीज़ है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, घर हैं, उन सभी को अटैच करना शायद इतिहास में पहले नहीं हुआ है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। सर इसके लिए हम आपको बधाई भी देना चाहेंगे। दूसरा ये कि यदि हम सोलन की जब हम बात करते हैं, जैसा कि आपने शुरू में कहा कि यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस है, तो कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो गलती से इन चीज़ों में पड़ जाते हैं सर, तो उनको आपका क्या संदेश है और उनको आप किस तरह से डील करते हैं? मेरा सभी युवाओं को यही संदेश है, और खास करके उन बच्चों को जो गलती से इस नशे के चंगुल में पड़ जाते हैं, कि आप अपनी दृढ़ इच्छा रखिए, अपने निश्चय को दृढ़ रखिए। ये कोई आप जो क्यूरियोसिटी है कि ड्रग को ट्राई करने से क्या होता है, आप आज के समय में ये सभी जानते हैं, ये सारी बातें समाज के बीच में हैं, कई युवाओं की जो है इसकी वजह से जान भी चली गई है, तो परिणाम आपके सामने है। इसलिए आपने अपने ऊपर दृढ़ निश्चय रखना है, और अपने क्षेत्र में जिस क्षेत्र में आप अच्छा काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं आप, उन क्षेत्रों में पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप लगे। अच्छा, इसी के साथ हमने जो सप्लाई डिमांड साइड की जो स्ट्रेटजी है, इसमें भी काम किया है। डिमांड साइड स्ट्रेटजी में हमने समाज के ही युवा वर्गों को, उनमें कई सारे ऐसे हैं जो नशे के आदी भी रह चुके थे, उन सब युवा वर्गों को सम्मिलित करके उनसे ही युवाओं को नशे के खिलाफ संदेश भी दिलवाया है। इसमें हमने रुस्तम वॉलंटियर्स की एक टीम जो है बनाई हुई थी, जो स्वयंसेवक हैं। आपने कई जगह पर, मॉल रोड पर, पब्लिक प्लेसेस में, कसौली में, परवाणु में, सोलन में, और 26 जनवरी या 15 अगस्त के मौके पर वो उसमें प्रोग्राम भी करते हैं। तो ये कई तरह की स्किट्स करते हैं, नुक्कड़ नाटक करते हैं, म्यूजिक के थ्रू भी जो है ड्रग अब्यूज का संदेश देते हैं कि ड्रग्स के जो है वो काफ़ी घातक परिणाम होते हैं। और इसमें हमारे कई सारे वॉलंटियर्स हैं, जिसमें कई सारे इवेंट्स हमने ऑर्गेनाइज किए इन सभी जुरिडिक्शन में, और करीबन 6000 से ज़्यादा लोगों को हम अभी तक सेंसिटाइज कर चुके हैं, युवाओं को सेंसिटाइज कर चुके हैं कि ड्रग अब्यूज के अगेंस्ट में और इनके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उसको लेके सोलन जिला में। तो एक बड़ा नंबर है यहाँ पर 6000 का। सर सोलन की जब बात होती है और जब खास करके आपकी बात होती है, तो आपका जो वर्किंग एक स्टाइल है वो अलग है थोड़ा, तो इसको लेकर के हम जानना चाहेंगे कि जब सोलन पुलिस की बात होती है तो वो अदर्स जो डिस्ट्रिक्ट्स है उनसे किस तरह से डिफरेंट है, क्या डिफरेंट आप करते हैं, क्या अलग चीज़ जो है वो सोलन पुलिस कर रही है? देखिए, हमारा काम जो है प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होना चाहिए जी, और उसमें स्ट्रेटजी से काम करना ज़रूरी है। हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो जैसे कोई भी केस अगर हम पकड़ते हैं और अगर हम उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंचेंगे तो उसका फिर जो आउटकम है वो ठीक नहीं होता। इसलिए रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क
अगर हम करते हैं तो हमें जो है अच्छा आउटपुट भी देखने को मिलता है। इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, इसलिए स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। तो यहाँ हमने अपनी जो भी टीम थी उन सबको यही स्ट्रेटजी, जो 3 pronged स्ट्रेटजी थी, सप्लाई साइड को भी टारगेट करने के लिए, डिमांड साइड को भी टारगेट करने के लिए, वो अभी काफ़ी कारगर साबित हो रही है। क्योंकि अगर हम नेटवर्क्स को तोड़ेंगे तो अब दिल्ली, यूपी से लेकर पंजाब, हरियाणा तक के नेटवर्क जो है वो अभी यहाँ डिसमेंटल हुए हैं। उन नेटवर्क के कई सारे लोग जो है वो अभी जेल में है, और ये सारे इंटरस्टेट नेटवर्क्स हैं। जैसे एक भौरिया का नेटवर्क था जो कैथल से चलता था, वो यहाँ भी गिरफ्तार हुआ, और उसके बाद उसके जो नेटवर्क के अन्य सदस्य हैं वो शिमला में भी गिरफ्तार हुए। तो इस तरह से वो पूरे नेटवर्क्स डिसमेंटल हुए, और फिर बाद में इनकी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन को टारगेट पर लिया गया। जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है वो जब्त हो रही है, उससे भी एक बहुत बड़ा जो है वो मैसेज गया। और इन अपराधियों में इसका NDPS एक्ट के अंतर्गत की गई कार्रवाई का जो सोलन पुलिस द्वारा की गई है उसका काफी डर रहा है। जी सर, मैं 1-2 चीज़ें और सोलन के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर पूछना चाहूँगा। खैर ये तो रही यहाँ पर चिट्टे की बात, और बाकी इन सब जो ये इस तरह के नशे हैं, केमिकल नशे, सिंथेटिक नशे हैं। सोलन में बड़ा सुधार एक चीज़ को लेकर के हुआ है कि हमने सुना है आप रात के समय जो है वो गश्त पे निकल जाते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? और कुछ लोगों का कहना है कि अकेले ही निकल जाते हैं, और जो ये वाली साइड है, चाहे नीचे वाली बाईपास वाली साइड है या ऊपर वाली साइड है, रात को पेट्रोलिंग चली रहती है लगातार, और वहाँ पर जिस तरह से पहले कुछ लोग बैठकर आनंद लिया करते थे शामों का, अब वो नहीं ले पाते हैं। उस पर आपका क्या कहना है कि आप पेट्रोलिंग पर जाते हैं, अकेले जाते हैं, कैसे जाते हैं, और क्या वो पूरा प्लान है, और क्या आपका उस पर विजन है? देखिए, मैं ड्राइव करता हूँ, मैं कई जगह लॉन्ग ड्राइव्स भी की है, और मैंने भी पहले, जब मैं यहाँ पोस्टेड भी नहीं था, तब मैं जब भी इन क्षेत्रों से गुजरता था तो मैंने यहाँ थोड़ा सा अलग सा माहौल देखा, और कई बार कुछ इंसिडेंट्स भी हुए। तो वो एक बड़ा भयावह सा माहौल जो है लोगों के लिए जो है बनाता है। ये जैसे हमारा नेशनल हाईवे 5 है, तो जो चंडीगढ़ शिमला के लिए है, तो इस पर आप एक साल में 35 लाख से ज़्यादा जो है गाड़ियों का आवागमन होता है इसका, और कई सारे VIPs, कई सारे डिग्निटरीज का आवागमन होता है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफलाइन भी है आगे हमारे पहाड़ी जिलों के लिए भी है। सो यहाँ पर ये ट्रेंड देखा गया था कि नीचे से जो बाहरी राज्यों से आने वाले लोग थे वो गलत एक्टिविटीज़ करते थे, शोर शराबा, हुड़दंग, शराब पीना और उस तरह की एक्टिविटीज़ करते थे, जिससे सभी के मन में वो एक भय, कानून व्यवस्था के प्रति जो है वो सम्मान जो होना चाहिए वो नहीं आता। तो इसलिए इस चीज को टारगेट करने के लिए हमने शुरुआत से ये स्ट्रेटजी बनाई थी। और पहले यहाँ हाईवे पेट्रोल बहुत पहले चला करती थी, फिर वो बाद में बंद हो गई। सो अभी हमने पूरे हाईवे को, जो 75 किलोमीटर का स्ट्रेच है, इसको हमने 7 बीट्स में डिवाइड कर दिया है। शुरुआत से ही, जब आपदा का टाइम था तभी से ये डिवाइड किया हुआ था, जिससे हमें काफी मदद मिली। इसमें मोटरसाइकिल राइडर्स आपको रात में 2 बजे भी जो है वो चलते हुए दिख जाएंगे, और वहाँ पे कोई लोग अगर इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं और उनको समझाते भी हैं। तो ये सारी चीजें, ये जितना भी ये मूवमेंट है, मॉनिटरिंग है, उससे ये इम्पैक्ट हुआ कि अभी लोगों को पता है कि पुलिस की प्रेजेंस है। ये 7 बीट्स के अलावा हम सारे राजपत्रित अधिकारी भी, ऑल गस्टेड ऑफिसर जो हम जिले में हैं, वो हफ्ते में मिनिमम 2 नाइट पेट्रोलिंग करते ही करते हैं। आप खुद भी जाते हैं? तो इसमें हाँ, हम सबको, ये हमारी साझी जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी, मेरे जो कलीग्स की जिम्मेवारी है। तो हम सभी लोग जो है वो नाइट में पेट्रोलिंग करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, सो दैट कि जो हमारी टीम है एक, वो भी मोटिवेटेड रहे, और दूसरा जो क्राइम प्रिवेंशन है उसको किया जा सके, और आपको फील्ड में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनके बारे में फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो इससे काफ़ी जो है प्रभावी कार्रवाई होती है, और इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल सही। और सर, जब पुलिस की बात होती है तो नशा और क्राइम, ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मायने रखती है एक सभ्य समाज में। तो नशे के साथ साथ थोड़ा सा क्राइम पर भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा टच यहाँ पर ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि आपसे वैसे मौका मिलता नहीं है बार बार बातचीत करने का। सर, अभी पिछले कुछ दिनों में देखा गया है, जो मर्डर केसेस या इस तरह के केसेस सामने आए हैं, सोलन पुलिस बड़ी जल्दी गुत्थी सुलझा ले रही है। क्या उसके पीछे की स्ट्रैटेजी है? और मैं थोड़ा सा आपका भी एक माइंड सेटअप जानना चाहूँगा कि जब इस तरह का इंसिडेंट होता है तो आपके दिमाग में, आपके जहन में क्या चल रहा होता है? थैंक यू। सोलन पुलिस की स्ट्रेटजी यही है कि पहले हमने कोई भी क्राइम होता है उसको प्रोफेशनली डील करना है। फर्स्ट रिस्पॉन्स हमारा इमीडिएट होना चाहिए। इट शुड बी एज सुन एज पॉसिबल।
और उसके बाद हमने सीन ऑफ क्राइम को प्रिजर्व करना है, और जितनी भी क्योंकि शुरुआत में जब अपराध होता है उसके तुरंत बाद के और स्पॉट की ये सब जानकारियाँ जो होती हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इनमें बहुत सारे एविडेंसेस होते हैं। अगर उससे पहले लोग या मीडिया पर्सन्स या बाकी लोग भी जाते हैं तो उससे एविडेंस डिस्ट्रॉय होता है। तो इसमें इन सारी चीज़ों में मैं सोलन पुलिस के मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सोलन पुलिस के मीडिया की वजह से ही हम नेटवर्क्स को, जैसे एनडीपीएस का जो क्राइम है उसको इस मुकाम पर डील करने में सफल हुए हैं, क्योंकि जिस दिन मुकदमा दर्ज होता है उस दिन हम मीडिया को वो जानकारी देते नहीं हैं जी। और उनको भी पता है कि अगर वो जानकारी साझा की जाएगी तो जो स्मगलर्स हैं, जो पेडलर्स, सप्लायर्स हैं, माफिया हैं, वो उससे अवेयर हो जाते हैं और आगे की जो बैकवर्ड लिंकेज की इन्वेस्टिगेशन या फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन है वो संभव नहीं हो सकती, तो वहाँ से केस खराब हो जाते हैं जी। सिमिलरली इसमें जो अदर क्राइम्स है, जो हीनस क्राइम्स है जी। इसमें भी हम सबसे पहले सीन ऑफ क्राइम को प्रोटेक्ट करके जितने भी एविडेंसेस हैं उनको हम कलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद पूरा क्राइम समझने के बाद उसमें जो जो एविडेंसेस हमें मिले हैं उनके बेसिस पर आरोपियों की गिरफ्तारी करने के बाद ही हम फिर मीडिया से ये चीज़ें साझा करते हैं, जिसमें मीडिया को कोई ज़्यादा सवाल नहीं रहते। और जो केस है वो दोनों, जैसे इस बार दोनों जो ये मर्डर्स हुए हैं तो उन दोनों में क्लियर कट मोटिव, सारे एविडेंसेस वो क्लियर कट निकल आए, आरोपी भी अरेस्ट हो गए। एक में तो हमें बाहर जाके पंजाब से जो है आरोपी को गिरफ्तार करके लाना पड़ा, बट ये सभी एविडेंसेस के बाद होता है तो उसमें आगे फिर एविडेंसेस के डिस्ट्रॉय होने की संभावना नहीं होती और किसी तरह की कोई रूमर या अफरा तफरी का माहौल नहीं बनता। जी सर, एनडीपीएस के तहत जितने भी अक्सर मामले देखे जाते हैं उसमें ऐसा होता है कि बहुत बार जो है वो बेल मिल जाते हैं, छूट जाते हैं, बार बार पकड़े जाते हैं, और जो मतलब क्राइम किया है उसकी वो जो एक रिजल्ट होना चाहिए वो कई बार नहीं मिल पाता है। आप इस पर क्या कहेंगे? आपकी क्या इस पर स्ट्रेटजी रहती है जब आप किसी कल्पिट को पकड़ लेते हैं, उसके पास से चाहे चिट्टा पकड़ा गया हो या चरस पकड़ी गई हो, तो उसका एंड रिजल्ट किस तरह से आप देखते हैं और क्या स्ट्रेटजी आपकी रहती है उस पर? देखिए, जो एनडीपीएस ड्रग ट्रैफिकिंग है जी, खास करके ये सिंथेटिक ड्रग ट्रैफिकिंग है ना, अदर ड्रग की भी ट्रैफिकिंग है, इसमें जिस आरोपी से ड्रग पकड़ा गया जी और उसके बाद जो उसका मेन सप्लायर है उस पूरे नेक्सस को ब्रेक करना जरूरी होता है जी। इसमें अब जो पेडलर है उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी कम होती है और जो सप्लायर है उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी ज्यादा होती है। तो अगर हम उस नेक्सस को ब्रेक करने में कामयाब रहते हैं तो इस और फाइनली उसको चार्जशीट करना, उसका ट्रायल चलाना और ट्रायल के बाद उसको सजा होना, एविडेंसेस को इस तरह से प्रस्तुत करना कि उसकी ट्रायल के बाद उसकी सजा भी हो, तो उससे एक पूरा जो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड इस केस का डिस्पोजल होता है। तो इसमें ऐसे ही दो बड़े केसेस का मैं जिक्र करना चाहूँगा। कुल्लू जिला में मेरी पोस्टिंग के दौरान हमने हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी चरस की खेप जब्ती की थी, 111 किलो की जब्ती की थी। वो एक पूरी रेड थी जिसमें 2 मुकदमे दर्ज हुए थे, 125 किलो टोटल चरस जो है जब्त की गई थी और उसमें से एक मुकदमे में 111 किलो करीबन चरस जब्त की गई थी। उसमें आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और हाल ही में माननीय न्यायालय द्वारा एक आरोपी को 15 वर्ष की बामुशक्कत जो है कड़ी सजा सुनाई गई है। इसी तरह से एक केस और था जिसमें हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़ा सीजर था वो हेरोइन को लेकर, और उसमें 6 किलो से ज़्यादा हेरोइन जो है वो दिल्ली से कुल्लू पुलिस की टीम द्वारा जो है सीज की गई थी। उसमें आरोपी जो थे, चारों आरोपियों पर चार्जशीट किया गया, चारों आरोपियों पर ट्रायल चला और चारों आरोपियों को सजा हुई। और इसमें जो 2 आरोपी वो अफ्रीकन थे, नाइजीरियन मूल के थे और उनको भी 10-10 साल की बामुशक्कत जो सजा जो है सुनाई गई न्यायालय द्वारा। तो ये केसेस जो है वो स्टार्ट से, बिगिनिंग से जो है वो पूरे नेक्सस को ब्रेक करते हुए कल्मिनेशन तक पहुंचे और फाइनली जो है जिन्होंने अपराध किया, जो मेन सप्लायर थे, मेन स्मगलर्स थे, उनको भी सजा हुई। इससे समाज में एक बहुत अच्छा जो मैसेज भी जाता है पुलिस की वर्किंग को लेकर। सर, आपसे अगर आपके पास आंकड़े हैं तो मैं ये जानना चाहूंगा कि सोलन पुलिस ने अभी तक कितना जो है वो ड्रग्स को पकड़ा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जुलाई 2023 से लेकर अभी तक हमने 139 मुकदमे जो पंजीकृत किए हैं उसमें हमने 1 किलो से ज़्यादा हेरोइन, 46 किलो चरस, 12 किलो से ज़्यादा अफीम, 32 किलो से ज़्यादा पॉपी हस्क और
16,000 से ज़्यादा सिंथेटिक कैप्सूल्स और टैबलेट्स हमने जब्त किए हैं। जी। इसके अलावा हमने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत भी कार्रवाई की है, क्योंकि कई सारे टैबलेट्स हैं, सिंथेटिक टैबलेट्स हैं, जो कैप्सूल्स हैं जो एनडीपीएस में कवर्ड नहीं है। तो उसमें भी हमने जो है वो 14 मामले पिछले इस अवधि के दौरान पकड़े हैं, जिनमें हमने 34 आरोपियों को पकड़ा और इनसे 13,000 से ज़्यादा जो हमने टैबलेट्स कैप्सूल्स वगैरह भी पकड़े। चूँकि चिट्टा की अवेलेबिलिटी कम होने के बाद ये देखा गया कि जो सिंथेटिक टैबलेट्स हैं उनमें बढ़ोतरी हुई। सो इसकी सप्लाई को भी रोकने के लिए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत भी पुलिस ने काफ़ी सीजेस किए हैं। जी सर, एक दो प्रश्न अब आपसे मैं पूछना चाहूँगा। जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस वाला एरिया है सर, वहाँ पे सोलन पुलिस की क्या सर्वेलेंस है, किस तरह से वर्क करती है? देखिए, जो रुस्तम वॉलंटियर्स का मैंने बताया कि ये युवा यूनिवर्सिटीज़ में भी जा रहे हैं, कॉलेजेस में भी जा रहे हैं, पब्लिक प्लेसेस पर भी जाके लोगों को अवेयर करते हैं। इसके साथ ही आपने हाल ही में देखा भी होगा कि कई यूनिवर्सिटी में, जैसे शूलनी यूनिवर्सिटी में, बारा यूनिवर्सिटी में, जेपी यूनिवर्सिटी में, जो हमारी टीम है, पुलिस की टीम, उनके यूनिवर्सिटी प्रशासन के साथ मिलकर उनको एक तो ड्रग अब्यूज़ के अगेंस्ट में वहाँ पे स्टूडेंट्स को अवेयर कर रही है। इसके साथ साथ उनके वार्डन्स और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर उनके हॉस्टल्स में जाकर भी उनको जो है ड्रग्स के खिलाफ अवेयर कर रही है। तो उससे छात्रों में एक अवेयरनेस का मैसेज आता है। दूसरा, उन्हें ये भी पता रहता है कि पुलिस उनके साथ और आसपास ही है, हमारी नज़र भी उन पर बनी रहती है, और उनको जो एक सहभागिता है वो भी परस्पर जो है सुनिश्चित हो जाती है। तो ये जो हमारे कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं और अदर इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें पुलिस के और वॉलंटियर्स के साझा कार्यक्रम हो रहे हैं, जिससे हम स्टूडेंट्स को भी मेन स्ट्रीम में जो ड्रग्स के अगेंस्ट लड़ रही है उसमें लेकर आए। और इसमें हम जो है वो मोबाइल नंबर भी साझा करते हैं, जिस पर वो जानकारी भी दे सकते हैं। जी सर, जो लोग अभी हमें देख रहे हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? क्योंकि इसमें से बहुत से युवा भी होंगे, बहुत से ऐसे भी हो सकते हैं जो इन चीज़ों में संलिप्त भी हो और इस तरह की एक्टिविटीज़ करते भी हो और वो देख भी रहे हो, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा सभी युवाओं को यही संदेश है कि आप बहुत सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं, लेकिन अगर आप इसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो आपके सामने उस तरह के परिणाम होंगे जो अभी आप समाज में देख रहे हैं। आप कल के भविष्य हैं। आपने इस ड्रग ट्रैफिकिंग और नशे की चंगुल से बचकर, अपने दृढ़ निश्चय से इससे बचकर अपनी सकारात्मक ऊर्जा को अपनी लाइफ के जो एक गोल हैं, आपके लक्ष्य हैं, उनमें लगाना है। तभी आप देश और प्रदेश के लिए मिसाल साबित हो पाएंगे। सर, एक और प्रश्न मेरे जहन में है, अभी आपसे अंत में प्रश्न पूछना चाहूँगा लाइटर नोट पर, अगर आप इसका जवाब देना चाहें। मुझे नहीं लगता कि हिमाचल प्रदेश में, शायद सोलन को छोड़कर, अभी करंट सिनेरियो की अगर हम बात करें, शायद सबसे ज़्यादा लाइन हाजिर जो होते होंगे पुलिस ऑफिशियल्स, वो आपके टेन्योर में हुए हैं। उस पर आप थोड़ा सा बताएं, क्या कस के रखा है आप अपनी टीम को, या किस तरह से, इस पर थोड़ा सा अगर प्रकाश डालना चाहें आप। देखिए, हम यूनिफॉर्म फोर्स हैं जी। डिसिप्लिन, कमांड, हायरार्की, ये सब हमारे उसमें है, डीएनए में है जी। और इसको मेंटेन करना इस फोर्स के लिए बहुत ज़रूरी है जी। तो ऐसा भी नहीं है, हम रिवॉर्ड्स भी आप देखेंगे तो सोलन पुलिस के रिवॉर्ड्स भी जो है पुलिस मुलाजमानों को काफ़ी ज़्यादा होते हैं और पनिशमेंट्स भी मिलते हैं। तो कई बार गलतियां होती हैं, चूँकि जिम्मेवारी वाली पोस्ट है और अगर इन पर कुछ लैप्सेस होंगी, उन लैप्सेस का जो खामियाजा है वो समाज को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स के लिए जो ये डिसिप्लिन का एनफोर्समेंट है वो हमने अच्छे तरीके से किया हुआ है। जी, बहुत बढ़िया। और जैसा कि कहते हैं कि कानून सबके लिए एक बराबर है, तो वो अगर पुलिस ऑफिशियल्स भी है तो उनके लिए भी एक समान है, एक बराबर है। गौरव सर, आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।